दोस्तों, संस्कृत से जुड़ी हुई कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपका एक सेपरेट चैप्टर होता है जिसमें आपसे वर्णों के बारे में पूछा जाता है। वर्णों से रिलेटेड कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। कभी वर्णों की संख्या पूछी जाती है, स्वरों की संख्या पूछी जाती है, व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है। इसी तरीके से आपको वर्णों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे, जिससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, यत्नों के बारे में। यत्न या प्रयत्न। जो संस्कृत में वर्णों की संख्या बताई है, जो मूल वर्ण है 42, जिसमें 33 व्यंजन है और 9 स्वर है, इनका जो प्रयत्न होता है या कहें यत्न होते हैं, दो प्रकार के यत्न हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। ये कितने होते हैं, कौन से वर्ण का कौन सा यत्न होता है, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षाओं में निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, आप समझ रहे हैं यत्न या प्रयत्न। सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है, संस्कृत में यत्न कितने बताए गए हैं। तो आपको भी केयरफुली ध्यान रखना है। 2 प्रकार के यत्न होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। वर्ण जो हैं उनके 2 प्रकार के यत्न होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। ये यत्न है क्या? यत्न दोस्तों, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है, वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास किया जाता है उसको हम यत्न कहते हैं। ये प्रयास 2 प्रकार से यहां लिखा गया है, आभ्यंतर प्रयास और बाह्य प्रयास। सबसे पहले हम इस आभ्यंतर प्रयास को यहां सीखने वाले हैं कि ये आभ्यंतर प्रयास है क्या। तो आभ्यंतर प्रयास की एक डेफिनेशन है कि वर्णों के उच्चारण से पूर्व, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण स्थानों में मैंने पढ़ा है, जैसे ए वर्ण का उच्चारण स्थान है तो अ कंठ से होता है, तो उसका उच्चारण करने से पहले जो प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण से पूर्व किया गया प्रयास। प्रश्न आपको यहां कई तरीके से बनता है, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किया गया प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर, बाह्य, बाह्य आभ्यंतर, या फिर कोई चौथा और भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो प्रयास किया जाता है उसे कहा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। अब पहली बात क्लियर हो गई हमारी कि यत्न कितने होते हैं? 2। कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की, तो उच्चारण से पूर्व जो प्रयास किया जाता है उसको कहा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। अब बात करें संख्या की कि ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये संख्या में होते कितने हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में मैं आपके सामने लिखूंगा 4 या 5। हमारे यहां 2 अलग अलग व्याकरणाचार्य जो हुए हैं उनके अलग अलग मत रहे हैं। पहले व्याकरणाचार्य जो हैं जिन्होंने लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी, नाम इसका लघु है ना, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने संख्या कितनी बताई है? 5। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने जो आभ्यंतर प्रयत्न है उनकी संख्या कितनी बताई है? 5। हम इनकी बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सिद्धांत कौमुदी की, तो सिद्धांत कौमुदीकार ने इनकी संख्या बताई है 4। एक प्रश्न यहां से बनता है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 4। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार
5। एक और महत्वपूर्ण बात यहां आपको जानना जरूरी है, आजकल जो प्रमाणिक रूप से जिस ग्रंथ को प्रयोग में लिया जाता है कंपटीशन में, वो सिद्धांत कौमुदी को प्रमाणिक माना जाता है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 4। अगर नाम दिया जाता है ग्रंथ का लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं, तो आपको देना होगा 5। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 या 5 की बात हमने कर ली। अब देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि 5 कौन से हैं। ये 5 प्रयत्न जो बताए हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला जो प्रयत्न है वो है स्पष्ट। कौन सा है? स्पष्ट। दूसरा है, इसको थोड़ा कम कर दिया, ईषद स्पष्ट। एक वर्ण है जो स्पष्ट है, दूसरे हैं जो पूर्ण रूप से, ईषद का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से नहीं है, अल्प। नंबर 3 पे है विव्रत, और नंबर 4 पे आ जाता है ईषद विव्रत, और नंबर 5 पे आ जाता है संवृत। ये 5 किसके अनुसार है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, वरदराज ने। पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी, और उसमें उन्होंने अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी बताई है? 5 बताई है। अब इसके अंदर वर्ण कौन से आते हैं? स्पष्ट के अंदर सभी वर्गों के वर्ण, सभी वर्गों के वर्ण, सभी वर्गों से मतलब है क वर्ग यानी क ख ग घ न 5 वर्ण हो गए, च वर्ग च छ ज ज न, ट वर्ग ट ठ ड ड न, त थ द ज न और प फ व में 25 हो गए। तो स्पष्ट वर्णों में कितने वर्ण आ गए भाई? 25, सभी वर्गों के वर्ण। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में ईषद स्पष्ट, अर्थात जो पूर्ण रूप से नहीं है या जिनको इनसे कम समय लगता है, वो वर्ण जो है उनको कहा जाता है ईषद स्पष्ट। ये आते हैं य, व, र और ल, जो चारों अंतस्थ वर्ण हैं वो इसके अंदर आते हैं। कितने हो गए संख्या में? जिनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं उनको अभ्यंतर प्रयत्न में क्या कहा जाता है? ईषद स्पष्ट। यानी कि पहले हम जब कक्का बोलते भी हैं तो पहले कख से लेकर के मैं तक बोलते हैं, वो सारे वर्ण हो गए स्पष्ट में। फिर उससे थोड़े जो कम स्पष्ट हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद में य र ल हम बोलते हैं, तो ये चारों वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। ये हो गए ईषद स्पष्ट के अंदर। अब बात करें अगर हम विव्रत की, तो विव्रत में दोस्तों सभी स्वर आ जाते हैं। जो 9 स्वर हैं वो सारे के सारे 9 स्वर विव्रत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं मैं भी आपको वो भी बताने वाला हूं। फिर बात करें हम ईषद विव्रत की, तो ईषद विव्रत के अंदर हमारे जो ऊष्म वर्ण हैं स, स और ह, जिनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। ये जो चारों ऊष्म वर्ण हैं ये किस में आ जाते हैं दोस्तों? ये आ जाते हैं ईषद विव्रत के अंदर। यहां तक समझ में आ रहा है? जो हम कक्का पूरा पढ़ते हैं 25 वर्ण स्वर्गीय होते हैं वो स्पष्ट में आते हैं। उसके बाद के जो 4 वर्ण हैं य र ल व वो ईषद स्पष्ट में आते हैं। विव्रत जो है ये सारा स्वरों के लिए सुरक्षित है, और ईषद विव्रत जो है ये चारों जो वर्ण है स और ह, जिनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं, उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब यहां आप देख पा रहे हैं पूरे 25 और 4 29 और 4 33, ये तो हो गए आपके 33 व्यंजन और 9 आपके हो गए स्वर। अब इन्होंने एक और विविधता बताई है, संवृत। संवृत सिर्फ एक वर्ण होता है अ। अब इसके बारे में भी उन्होंने डेफिनेशन दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्वरों में ए भी आ जाता है, तो ए की तो यहां संज्ञा हो जानी चाहिए, फिर यहां अलग से ए लिखने का क्या प्रयोजन? तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, देखो जब
एक कोई भी जो वर्ण होता है उसकी दो दशा होती है, एक तो प्रक्रिया दशा और एक प्रयोग दशा। अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ये प्रयोग दशा के अंदर इसका अलग से, प्रयोग दशा के अंदर इसका ए का एक अलग से आभ्यंतर प्रयत्न हो जाता है संवृत। अगर प्रयोग यानी हम जब व्यवहार में इसको लाते हैं तो ये अ संवृत हो जाता है, और अगर इसको व्यवहार में नहीं लाया जाए, सिर्फ एक आप कल्पना मात्र के लिए या एक जो है लिखने मात्र के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां ये अ विवृत ही रहता है। ध्यान रखना, ये अ इसकी संवृत संज्ञा कब होगी? जब ये अकार प्रयोग दशा में लाया जाएगा, अर्थात प्रयोग दशा में इस अकार की ही क्या हो जाती है? संवृत संज्ञा हो जाती है। सिर्फ ए की, आ की नहीं होगी, ध्यान रखना, सिर्फ ए जो है इसके लिए स्पेशल यहां संवृत का प्रयोग किया है कि ये ए अगर प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग दशा में इसका जब हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग दशा में इसको जब हम लाते हैं तो इसकी संवृत संज्ञा अलग से हो जाती है। तो ये 5 हमने देखा, स्पष्ट, सभी वर्गीय व्यंजन ईसद में, अंतस्थ आ गए, विवृत में सभी स्वर आ गए, ईसद विवृत में ऊष्म वर्ण आ गए, और संवृत सिर्फ एक ही होती है संज्ञा, और वो भी कब होती है? जब हम उस आकार को प्रयोग में लाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज के अनुसार। अब जो हमारे दूसरे व्याकरणाचार्य हुए हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने इसमें परिवर्तन किया है। इन 5 को उन्होंने 4 में बदल दिया। अब बदला किसको है वो जरा समझें, पहले इसको अच्छे से समझ लें, ध्यान से देख लें। अब मैं इसमें जहां परिवर्तन हुआ है उसको आपको बता, यहां जो विभाजन किया है उसके अंदर इस विवृत और ईसद विवृत को उन्होंने एक ही माना है विवृत में, अर्थात इन दोनों का जो अलग भेद किया था विवृत और ईसद विवृत, जो ऊष्म वर्णों को ईसद विवृत कहा गया था उसको उन्होंने नकार दिया, और उन्होंने कहा ये दोनों में एक ही समान प्रयत्न यहां किया जाता है। अब देखो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको समझ लें। स्पष्ट और ईसद स्पष्ट, इनको भट्टोजी दीक्षित ने भी एज इट इज माना है। भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ था सिद्धांत कौमुदी। कौन सा ग्रंथ था? सिद्धांत कौमुदी। स्पष्ट में वही सभी वर्गों के वर्ण, ईसद स्पष्ट में चारों क्या आ जाते हैं? अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। अब बात करें विवृत की, तो विवृत के अंदर यहां सभी स्वर अर्थात 9 स्वर हो गए, और ऊष्म वर्ण अर्थात 4 जो ऊष्म वर्ण हैं स स स और है, उनको भी इन्होंने विवृत में ही माना है, और संवृत को इन्होंने अलग से माना है। अ जो है इसकी वही प्रयोग दशा में संवृत संज्ञा होती है। तो यहां इनका अंतर आपको समझ में आया। ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने 5 बताए थे, सिद्धांत कौमुदीकार ने जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने कितनी संख्या बताई है? 4। स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, विवृत और संवृत। अंतर क्या है आप समझ पा रहे होंगे। जो पहले विवृत और ईसद विवृत जो अलग अलग भेद थे उनको यहां इन्होंने एक कर दिया, और ये हो गए विवृत के नाम से। अब आप एक बात और यहां जानेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप एक बात यहां ये भी जानेंगे कि प्रत्येक वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। कुछ इसके बारे में जो पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं। प्रश्न है, जैसे आपसे पूछा क वर्ण, इसके आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों 1। और इसका ही नहीं, सभी जो वर्ण हैं कितने हैं? 42। पूरे के पूरे 42 जो वर्ण हैं, चाहे वो व्यंजन हो या स्वर, इनके आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? कितने होते हैं?
सभी का एक एक होता है। ठीक है, सभी 42 वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं भाई? एक एक होता है, सभी का एक एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा। ठीक है, कै का भी एक आभ्यंतर प्रयत्न है तो पै का भी एक है, चे का भी एक है तो ए का भी एक है। सभी वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न एक एक ही होता है। यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब आभ्यंतर प्रयत्नों में कितने वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 42 जो मूल वर्ण है उन सभी वर्णों का यहां आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है। एक तो परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि 4 और 5 के बारे में। अब प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा, कुछ प्रयोग मैं यहां करता हूं, मैं, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? टेल मी समथिंग। मैं का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो आपने देखा ये आता है स्पष्ट वर्णों। आपसे पूछा चे का तो ये भी स्पष्ट में आता है। आपसे पूछा ये का तो ये किस में आता है? ईसद स्पष्ट में आ जाता है। आपसे पूछा से का तो ये किस में आ जाता है? ईसद विवृत में आ जाता है। आपसे पूछा ई का तो ये आ जाता है विवृत में आ जाता है। यहां ईसद विवृत भी हो सकता है और विवृत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मानेंगे तो विवृत ही होता है, दो भेद है ही नहीं वहां। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न कह, ई वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न कह, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये आभ्यंतर प्रयत्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप अभ्यास करें, कठिनाई आने पर आप कमेंट में इसके बारे में लिख के बताएं। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मेरे और भी वीडियो जो आपके इस संस्कृत से जुड़े हुए हैं वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। संस्कृत गुरु नाम से मेरा चैनल है, आप वहां जाकर के वो भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।